हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे हाइपर कंजुगेशन, जो कि जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। तो ये भी इसका जो नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे भी कंजुगेशन जो टर्म है वो यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे भी टू सम एक्सटेंट कंजुगेशन तो होगा ही, मतलब रेजोनेंस जैसा ही होगा यहाँ पे भी। तो कोई अगर डायरेक्ट ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों को कि पहले रेजोनेंस जो है वो पहले देख के आओ। कहीं से भी देखो, मेरे वीडियो से देख सकते हो, किसी और से भी देख सकते हो, और देखने के बाद इधर आओ तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो इसका और एक नाम भी है, ठीक है, इसका और एक नाम भी है, उसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नो बॉन्ड का मतलब क्या है, ये हम लोग जब देखेंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स तब मुझे समझ में आएगा, अब लोगों को भी समझ में आएगा कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन सा स्पीसीज है जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो ऐसे 4 पीसेस है हमारे पास। एक है कार्बोकैटायन, ठीक है। 2 है फ्री रेडिकल, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स। देन 3 नंबर में आता है एल्किन्स जो होता है, और ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। एंड चौथा में जो आता है ये है कार्ब एनायन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो कार्बन आयंस है, ये जो पार्ट है कार्बन आयंस, इसमें कंडीशन है कि सब कार्बन आयंस हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। स्पेसिफिक टाइप का कार्बन आयंस होगा तभी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे एकदम लेक्चर के एंड में। ठीक है, तब तक बिना स्किप किए लेक्चर देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग सीखेंगे कार्बोकैटायन में कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है और हाइपर कंजुगेशन क्या चीज है। ठीक है, कैसे हम लोग जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होता है उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग सीखेंगे हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल जो कार्बोकैटायन होता है उसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये कार्बोकैटायन है, मान लीजिए CH3 CH2 प्लस। अब ये जो है ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये तो हम लोगों को पता है ये क्या है, वैकेंट p इसका। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो कार्बन के पास ये जो है CH बॉन्ड, 3 CH बॉन्ड है इसके पास, 3 क्या है, 3 CH बॉन्ड इसके पास है। ये ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड है, ये तो देख के समझ में आ रहा है। ये जो भी बॉन्ड है 1 2 3 ये सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आएगा, वैकेंट p में आएगा, क्योंकि इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी है ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब जो चीज है हम लोगों को पता है, एक जो ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। इसके पास क्या है, प्लासा इफेक्ट। प्लासा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में पढ़े थे, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पिछले शायद 1 2 3 लेक्चर के पहले होगा हम लोग पढ़े थे। तो ये जो प्लासा इफेक्ट है इसकी वजह से क्या करता है, ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पुश करता है। ये इसके थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का थोड़ा बहुत समझौता हो ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, इसको थोड़ा सा स्टेबिलाईज होगा। फिर भी अगर हम लोग ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को टोटली ट्रांसफर कर पाए इधर p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है CH बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन है ये टोटली इस p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड जो ब्रेक करके यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनरेट होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कैसा जनरेट होता है, ये होता है C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH2, और इधर भी क्या हुआ, CH। और ये जो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, मतलब क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके फॉर्म में निकलेगा, ये निकलेगा एज ए H+ आयन की फॉर्म में निकलेगा।
है ना, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पे आ गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गया मतलब क्या है, H प्लस हो गया, तो H प्लस के फॉर्म में ये निकल जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे H प्लस जो है वो तो ठीक है रिमूव हुआ, लेकिन ये जो मोइटी है, इस मोइटी को छोड़ के दूर नहीं जाएगा, मतलब निकल के भाग नहीं जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये जो स्ट्रक्चर मिला इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग इसका और एक नाम बोले थे हम लोग, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड क्या है आप लोग देख के समझ रहे होंगे, यहाँ पे बॉन्ड का जो है, ये बॉन्ड का क्या आ गया, कमी आ गया, क्योंकि ये जो बॉन्ड था ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये H प्लस इधर ही है, क्योंकि इसके अराउंड ये घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक, ये रेजोनेंस ही है। अब क्या होगा, इसके बाद और एक चीज हो सकता है, अगर ये जो सिग्मा H बॉन्ड है ये अगर नहीं निकला, इसके बदल में ये दो सिग्मा बॉन्ड जो है CH बॉन्ड, इन दोनों में से कोई भी निकल गया, तब क्या होगा, दूसरा कोई स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ये तीनों H को हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं अलग अलग सिंबल से। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये जो है H1 है, ये H2 है, ये H3 है स्टूडेंट। तो पहले क्या हुआ, H1 गया, मतलब यहाँ पे H2 और H3 यहाँ पे है और H1 गया है, ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। इसके अलावा क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है कि यहाँ पे ये जो H2 है ये निकल जाए, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनेगा CH1 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रह जाएगा H2, ये प्लस का फॉर्म में। ये भी एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से हुआ, और इन दोनों का आपस में हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों का आपस में हम बोलेंगे रेजोनेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में। ये कितना तक दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो हम लोग इसको और एक बार लिखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा लिखा हूँ मैं, दिखने में दिक्कत होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर ये जो H है CH बॉन्ड, ये अगर ब्रेक किया तो क्या होगा, ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H1 तो रहेगा, यहाँ पे H2 ब्रेक किया है तो H3 भी रहेगा, H2 यहाँ पे प्लस के फॉर्म में रहेगा। तो क्या हुआ, ये दो आपस में रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। तो इसको हम लोग डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग दिखाए डबल हेडेड एरो से। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है, मिसिंग है, इसको हम इसलिए बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब क्या होगा, अगर H3 निकलता तो क्या होता, और एक स्ट्रक्चर बनता, वो कैसा होता कि C यहाँ पे H2, यहाँ पे H1, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बनता H3 प्लस। ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये तीनों ही क्या इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि तीनों में ही हाइड्रोजन ही है, जस्ट हम लोग आइडेंटिफाई किया है H1 H2 H3, ये तीनों ही हाइड्रोजन है, तो तीनों ही इक्विवेलेंट हुआ। और ये जो तीन स्ट्रक्चर्स बना, ये जो स्ट्रक्चर्स हुआ, ये स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ओवरऑल तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। अब एक चीज बताना है कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हुआ, ये हम लोग तो बना दिया, ऐसे तीन बना यहाँ पे, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो है पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग जो कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, इसको देख के हम लोग ये स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी कार्बोकेटाइन में कि कितना स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेगा। तो कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे देखते हैं, कि हम लोग इसके बारे में लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या था, ऐसा एक कार्बोकेटाइन था CH 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 और यहाँ पे था CH2 प्लस, ये था जो यहाँ पे लिखा, उसको लिख रहा हूँ मैं और एक बार, और यहाँ पे था प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये कार्बोकेटाइन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बगल वाले जो कार्बन होता है ना, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन या तो अल्फा कार्बन। ठीक है, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है
है ना स्टूडेंट्स, 3 अल्फा H या तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है स्टूडेंट्स। तो क्या बोलता है हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जितना होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन था, 1 2 3 और 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बना है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन का जो नंबर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, है ना स्टूडेंट्स, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। आई होप ये समझ में आया। इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्री रेडिकल में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं फ्री रेडिकल में। तो अब हम मूव करेंगे कहाँ पे, फ्री रेडिकल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्री रेडिकल को हम लोग लिखते हैं जैसे कि कार्बोकैटायन पे लिखे थे वहां पे ऐसे ही लिखेंगे कि हमारे पास ऐसा टाइप का एक फ्री रेडिकल है CH CH CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, रेडिकल है, कैटायन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी कैसा होगा, जैसे हम लोग कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में किए थे ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेगा। अब यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे क्या रेडिकल, रेडिकल मतलब यहाँ पे जो क्लीवेज होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनने के लिए, तो क्लीवेज कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो क्लीवेज ऐसा होगा, होमोलिटिकली होगा, है ना स्टूडेंट्स, होमोलिटिकल क्लीवेज यहाँ पे होगा, क्लीवेज, ओके, होमोलिटिकल क्लीवेज यहाँ पे होगा। वहां पे क्या हो रहा था, हेट्रोलिटिकल, क्योंकि वहां पे आयंस था, यहाँ पे क्या रेडिकल है, रेडिकल जहाँ पे होता है हमें हम लोग क्या करते हैं, होमोलिटिकल क्लीवेज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिकल ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी रेडिकल है और यहाँ पे आएगा, दोनों रेडिकल मिला के क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स। तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, ऐसे होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये तो हाइड्रोजन पहले से है, इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे H1 जो है वो चला गया और अब जो है ये H1 किसके फॉर्म में निकलेगा स्टूडेंट्स, वहां पे निकल रहा था H+ के फॉर्म में, यहाँ पे निकलेगा H डॉट के फॉर्म में, H रेडिकल के फॉर्म में, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आया है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया है और एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, हाइड्रोजन लेके गया, H डॉट बन के, H रेडिकल बन के, ठीक है। तो यहाँ पे H डॉट होगा और इसके साथ तो H2 और H3 तो जुड़ा है ही, तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हुआ, ठीक है, ये भी क्या है, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जैसे कार्बोकैटायन में था। और इसका जो और दो स्ट्रक्चर्स वो भी बनेगा, वो भी बना देते हैं फटाफट। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2, एक इस बार मान लेते हैं H2 है, वो रेडिकल बन गया और H3 तो पहले से ही है। और एक केस हो सकता है, ये सेकंड नंबर, और थर्ड क्या हो सकता है कि H3 चला जाए, ये CH1 है, H2 भी है, यहाँ पे H3 जो है वो डॉट हो गया और डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो ये तीन हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल के केस में ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनता है स्टूडेंट्स। अब क्या है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए क्या हुआ, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना। तो रूल तो सेम ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एल्किन में स्टूडेंट्स, एल्किन में चलते हैं। तो अब हम करेंगे एल्किन के बारे में। तो यहाँ पे एल्किन में जो मैंने बोला था कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल में क्या दिक्कत है, सिमेट्रिकल में पहले हम लोग अनसिमेट्रिकल को देखते हैं, बाद में पता चलेगा क्यों दिक्कत है। तो अनसिमेट्रिकल के एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो इजीएस्ट है वो क्या है, प्रोपीन है स्टूडेंट्स। तो प्रोपीन को लिखते हैं ऐसे कि CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे क्या है कि इसके ये जो है ना, ये जो मॉइटी है क्या है, एल्किन मॉइटी या डबल बॉन्ड मॉइटी, इसके बाजू में जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है।
और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है, CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। जैसे आएगा यहाँ पे तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, जैसे रेजोनेंस में हो रहा था उधर, है ना, ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH एज इट इज जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 माइनस, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा। तो ये कार्बन का कभी वैलेंसी 5 नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, इसलिए क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करना ही पड़ेगा यहाँ पे और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे H जो है वो किसके फॉर्म में जाएगा स्टूडेंट्स, H प्लस के फॉर्म में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है तो H प्लस के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या बना, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ऐसे ही सेम एज इट इज दो स्ट्रक्चर बनेगा जैसे फ्री रेडिकल में बना था। अभी मैं इसके लिए और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्किन क्यों लिया, ठीक है। एल्किन जो है ये अनसिमेट्रिकल है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, तो हम लोग इसको ही क्यों बोल रहे कि ये शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन सिमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, करेगा, सिमेट्रिकल भी करेगा, एसिमेट्रिकल भी करेगा, सब भी करेगा। तो एल्किन के लिए होता है, लेकिन सिमेट्रिकल मतलब एक्सेप्ट क्या होता है, एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये नहीं कर सकता ना, ये तो सिमेट्रिकल हो गया। ये कैसे करेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन तो ये है ना कि अल्फा हाइड्रोजन तो रहना ही चाहिए, ये तो कंडीशन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन किसी में नहीं होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है देन हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो शो ही नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो शो नहीं होगा स्टूडेंट्स। अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए सिस्टम में, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया एल्किन का केस, आई होप ये समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट जो है हमारे पास वो है कार्बन आयन। उसमें एक स्पेशल केस मैं बोला था कि हर जो कार्बन आयन होता है, हर किसी कार्बन आयन के लिए ये रूल वैलिड नहीं होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे दिखता नहीं है। हर किसी कार्बन आयन को ले ले आप कि देखिए कि इसमें हो रहा है कि नहीं, सब में नहीं होगा, कुछ स्पेशल केस है, कब होगा कब नहीं होगा हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो अभी चलते हैं किसमें, कार्बन आयन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको इरेज करते हैं पहले। तो आप बारी है कार्बन आयन को समझने का, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बोला था, स्पेशल केस, अभी जो बोला मैंने, तो कब होगा कब नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले रेडिकल एल्किन और कार्बाइड कैटायन के केस में लिया था। तो क्या लेते हैं, सिंपलेस्ट कार्बन आयन CH, ठीक है स्टूडेंट्स, CH2, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस। आप स्टूडेंट्स हम लोगों को बताइए कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए अच्छे से, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है देखते, तो हो सकता है क्या, वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन था हो गया था, फ्री रेडिकल था हो गया था, कार्बोहाइड्रेट था हो गया था, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, अच्छे से सोचिए, तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा होगा कि नहीं होगा। तो मेन जो चीज है यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ सर जी हम लोग कर देंगे, तो हो ही जाएगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ले आएंगे, बस हो गया। हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे करके CH, बस यहाँ पे CH2 यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, हो जाएगा। ऐसे कभी पॉसिबल है कहते, ये हो सकता है कभी, पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, नहीं होगा ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेगा कौन, जगह चाहिए ना, लेगा कौन, ये कार्बन जो है इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ही नहीं, है ना। ये क्या चाहता है, नेगेटिव चार्ज जब उसको मैं स्प्रेड कर दूं, किसी पे दे दूं, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ऑलरेडी ये क्या है, डिस्टेबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो और भी डिस्टेबल हो जाएगा ये, तो क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, नहीं चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी होगा, नहीं आएगा ना, तो इस केस में नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे क्या था, कार्बोहाइड्रेट केस में C+ था, वैकेंट P था, जो P था ये वैकेंट था, है ना, तो ये ले सकता था। रेडिकल के केस में भी ऐसा ही था कि एक रेडिकल है इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी था, तो ले सकता था बॉन्ड बनाने के लिए। और जो एल्किन था वहां पे क्या था, पाई स्टार था, है ना, वैकेंट पाई स्टार, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है सी जैसा कुछ था सिस्टम,
कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे आ रहा था, ये निकल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका पाई स्टार में आ रहा था, है ना। तो इसके बाद वैकेंसी है, लेने का जगह है पाई स्टार में, इसका तो जगह ही नहीं है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का परमानेंट शो करेगा ये, तो पहले देखना है। उसके बाद और एक चीज है, अगर हम लोग ऐसे ना सोचे और ऐसे सोचे, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा ये रब कर दे इसको, हाँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा तो हाइपरकंजुगेशन हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और इसको निकाल देते हैं, तब तो शायद हो जाए। तो हम लोग करते हैं वैसे कि CH हो गया, यहाँ पे CH2 कर दिया, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और ये H- हो गया। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि नहीं, ये समझो पहले, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि H जो है वो माइनस के फॉर्म में क्यों निकलेगा, है कि नहीं। H- स्टेबल ही नहीं है, क्यों निकलेगा, बहुत डिस्टेबल है। कोई सिस्टम अगर डिस्टेबलाइज कर रहे सिस्टम को और भी ज्यादा, तो होगा ही नहीं प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये कैसे पॉसिबल है, H2 नेगेटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो सिस्टम बनेगा ही नहीं, क्योंकि ΔG तो नेगेटिव, ΔG पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हम लोग ऐसा कार्बन आयन लेंगे जहां पे ये सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसा टाइप के कार्बन आयन जो है हाइपरकंजुगेशन शो करेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, मजा आएगा देखने में, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन भी बना है ना स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज करेंगे, एक हम लोग चीज करेंगे, चीज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की जगह में बैठा देंगे फ्लोरीन को, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा अगर कहीं पे सिस्टम मिल गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हाइपरकंजुगेशन होगा ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना। तो अगर हम ये करेंगे चीज जो कर रहे थे अभी, वो नहीं हो रहा, तो वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे 2 फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट्स, बस। क्योंकि ये आप स्टेबल हो गया, ये फ्लोरीन तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहेगा उतना स्टेबल होगा। तो ये सिस्टम बहुत स्टेबल हो गया सिस्टम। तो किसी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम लोग स्टेबल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो होगा स्टेट, ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो ऐसे हाइपरकंजुगेशन होगा यहाँ पे, है ना। तो इसके अलावा भी क्या हो सकता है, इसका रेजोनेंस होगा, ठीक है। अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं F1 F2 F3, तो ये हो गया F1, जहाँ पे F2 F3 बॉन्डेड थ्रू है। इसके बाद क्या होगा इसका रेजोनेंस, CH2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F3, यहाँ पे F2, इसके ऊपर माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है, सबके ऊपर माइनस होगा चार्ज। यहाँ पे क्या है, CH2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया F3, इसको माइनस। तो ये भी 3 स्ट्रक्चर्स बना दिया ना। ये भी क्या हुआ, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, ऑफ कार्बन आयन्स। तो हर कार्बन आयन्स नहीं शो करेगा हाइपरकंजुगेशन, सिर्फ कौन सा कार्बन आयन करेगा, जब ऐसा टाइप का सिस्टम दिखेगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फ्लोरीन ही रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये होना चाहिए, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है कुछ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, लेकिन जनरली हम लोग इस सिस्टम के लिए देखते हैं कि हैलोजन के लिए हम लोग देखते हैं नॉर्मली। अगर कार्बन आयन मिला तो अगर हैलोजन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो तभी ये चीज होता है, जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज अच्छे से देख रहे ना, ठीक है, अच्छे से देख कर रखना इसको। तो आई होप हाइपरकंजुगेशन जो है ये समझ में आया होगा, आई थिंक। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, इसके बाद शायद पढ़ेंगे हम लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, तब हम लोग जो जो अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि हो गया रेजोनेंस, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, फिर ये हो गया हाइपरकंजुगेशन, ये सब कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे वहां पे, और कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स।
और उसके बाद हम लोग कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का सब एक ही साथ कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जितना स्पीसीज है। लेकिन जब कंपेयर करेंगे ना तब ये जो इफेक्ट है जैसे हाइड्रो कंजुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस, ये सब काम में आएगा। तो ये सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग ये जो है चीज ये पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके बाद और एक चीज आएगा एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी समझना होगा। उसके बाद हम लोग कार्बोकार्बन का जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।